फाइनली वन पीस चैप्टर 1154 आ चुका है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रॉक्स दिस ज़ेबेक। स्पॉइलर आने के बाद से सब लोग ज़ेबेक करते हुए जा रहे थे एंड ज़ेबेक हमारे सामने रिवील हो चुका है। और भाई बोलना पड़ेगा होड़ा सनसन ने ज़ेबेक का जो डिजाइन किया ना, दैट इज कतई चुम्मेश्वरी। ज़ेबेक इज गिविंग ए होल डिफरेंट वाइब, ब्रोस ऑरा इज ऑन होल अदर लेवल। चलो चैप्टर बहुत बड़ी, इसके बारे में खुल के ब्रेक डाउन करता है। और शुरू करने से पहले अगर इस वाले चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर तुम लोग कर रहे हो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगातो गोजाइमास। एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक, 63 इयर्स ओल्ड फ्लैशबैक फ्रॉम करंट टाइमलाइन। हम लोगों को यहाँ पर पता है जोरुल दोनों एक साथ थे एंड दे वर द ओल्डेस्ट जायंट ऑफ एल्बाफ। इस फ्लैशबैक के चलते हम लोग देखते हैं दिस इज द टाइम जहां पर बिग मॉम ने बचपन में जोरुल को मार दिया था। ये सिनारियो ऑलरेडी हमारे सामने रिवील हो चुका था, बट यहाँ पर टाइमलाइन के हिसाब से दिखा रहा है। बिग मॉम यानी लिन बचपन में दो ओल्डेस्ट जायंट में से एक को मार देती है। उसको मार के जायंट विलेज के एक लार्ज एरिया को वो पूरा खत्म ही कर देती है। हम लोग को पता है लिन को भूख लगने से वो क्या करती है। इस फ्लैशबैक में आगे बताया जाता है ये जो छोटी सी लड़की है ये आगे चलती है एक एम्पायर बनती है जिसका नाम होता है बिग मॉम। ये सारे सिनारियो हमको दिखाया जाता है। इसके बाद ये सेम ईयर में एल्बाफ बहुत कुछ फेस करता है। ये हादसा होने के बाद एल्बाफ में कुछ स्ट्रेंज ट्रेजेडीज होता है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं। लाइक एल्बाफ में कैलेमिटी आफ्टर कैलेमिटी आता हुआ जा रहा था। सडनली एल्बाफ में आग लग जाती है, सडनली एल्बाफ में विंडस्टॉर्म आती है और सडनली हैवी स्नोफॉल भी होने लगता है जिससे सब कुछ जम जाता है। और ऐसे एबनॉर्मल वेदर के कारण एल्बाफ के लोग क्रॉप्स उगा नहीं पा रहे थे बिकॉज ये एबनॉर्मल वेदर उनके नॉर्मल लाइफ के अगेंस्ट जा रहे थे, जिससे वो लोग फिशिंग तक नहीं कर पा रहे थे। ब्रो आगे हमको बताया जाता है एल्बाफ का जो लैंड एक टाइम में बहुत ही बढ़िया था वो लैंड खत्म हो चुका था। यहाँ पर जायंट्स के लिए सरवाइव करना बहुत टफ हो जाता है बिकॉज उनको खाना नहीं मिल रहा था। इस एबनॉर्मल वेदर के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर पा रहे थे। वो लोग लिटरली एक जगह जम चुके थे। ब्रो अभी 63 साल पुराने फ्लैशबैक में तो ये सब कुछ चलता हुआ जा रहा था। और इसी के फ्लैशबैक में हमको पता चलता है लोकी को जो उसके मॉम ने ऊपर से नीचे फेंक दिया था अंडरवर्ल्ड में, लोकी वहां पर इतने छोटी सी उम्र में वहां से क्लाइंब करके दोबारा पैलेस में वापस आ जाता है। तो आगे हम देखते हैं वहां का गार्ड लोकी को लेके उसकी मॉम स्टिच के पास जाता है, बट वहां पर उसकी मॉम की रिएक्शन सिंह एल्बाफ में जो इतना सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ लोकी की वजह से हो रहा है बिकॉज उन लोगों ने इमीडिएटली लोकी को मार नहीं पाया। गार्ड तो वहां पर बोलते नहीं ये सब कुछ कोइंसिडेंस। और वहां पर हम लोग देखते हैं लोकी उसकी मॉम की तरफ स्माइल करते हुए देखता है, बट उसकी मॉम चिल्ला के बोलती है इसको मेरे सामने से हटाओ, ये मेरी तरफ देख रहा है। पापा सीरियसली स्थित बोलती है इस मॉन्स्टर को मेरे से दूर रखो, मेरे नजदीक मत आने दो। वहीं पर हम लोग देखते हैं लोकी वाज क्राइंग सो हार्ड बिकॉज उसको अपनी माँ के पास जाना है, बट वहाँ के गार्ड सब लोग एक साथ मिलकर पकड़ के लोकी को उससे दूर लेकर जा रहे थे। पर लोकी तो रोता हुआ जा रहा था, बट उसकी मॉम बोलती है उसकी आंखें उखाड़ के फेंक दो, एक दिन पूरे नेशन को कोलैप्स कर देगा फॉर श्योर। लेट मी रिमाइंड यू ये मोमेंट बस लोकी के जन्म होने के कुछ ही दिन पहले हो रहा है भाई, तो समझ सकते हो लोकी फ्रॉम डे वन वाज सफरिंग सो हार्ड। आज मैं तुम लोगों को एक ऑसम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैं रिसेंटली डिस्कवर किया है, एक्सपर्ट ऑप्शन। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे शुरू करता है। सबसे पहले मैं एक्सपर्ट ऑप्शन की वेबसाइट पे रजिस्टर किया। इसके बाद मैंने डीमो अकाउंट ट्राई किया जिसमें 10,000 USD वर्चुअल मनी मिलता है। ट्रस्ट मी ये परफेक्ट है ट्रेडिंग सीखने के लिए बिना रियल मनी के रिस्क के। आगे जब मुझे लगा मैं रेडी हूँ मैंने अपने अकाउंट डिपॉजिट किया। इंडिया के लिए यहाँ पर UPI और IMPS जैसे ऑप्शन है, प्रोमो कोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। करने के साथ तुमको प्रोमो कोड देना है 100x BBF। अपने डिपॉजिट पर 100% बोनस मिलने वाला। यहाँ पर डिपॉजिट के साथ विड्रॉल भी उतना ही इजी है, पैसे मिनट्स में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। ओके अभी हम लोग हमारा फर्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं ऊपर के लिए 500। लेट्स गो, लेट्स सी इट्स गोइंग वेल। ओके 500 का हम लोग को 920 मिला है ब्रो। एंड अभी हम लोग एक और बार ट्राई करेंगे। और जो मैं सोच रहा डाउन ट्रेड के लिए, चलो यहाँ से मैं डाउन ट्रेड सिलेक्ट कर दिया। लेट्स सी, लगता तो नहीं मुझे ये मिलने वाला है, बट या आई गॉट इट। चलो एक और बार ट्राई करता है। इस बार हम लोग नीचे करेंगे फिर से। लेट्स गो, देखते हैं। हियर वी गो, ये भी मिल जाएगा फॉर श्योर। लेट्स गो, यस अनदर वन। यू कैन सेट। यहाँ पर मैं तुम लोग को लाइव करके दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पर लिंक और प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में है। तो देर किस बात की, एक्सपर्ट ऑप्शन में रजिस्टर करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो और अपना डिपॉजिट डबल करो। ट्रेडिंग से पहले थोड़ी ट्रेनिंग लो और रिस्क समझो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखो। आगे हमको पता चलती है जो 63 साल पुराना फ्लैशबैक है, दिस इज द मोमेंट जब एल्बाफ अपने वर्स्ट फेज के थ्रू जा रहे थे बिकॉज जो एबनॉर्मल चीजें एल्बाफ में चल रहा था इसकी वजह से जो जायंट्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट में चले गए थे लिटरली। बिकॉज आगे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। फॉर दैट रीजन एक विलेज के जायंट दूसरे विलेज को लूट करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रो, अटैक करने लगता है ब्रो। दिस इज द वर्स्ट फेस ऑफ जायंट हिस्ट्री ब्रो। आगे हमको बताया जाता है जो डेस्परेट टाइम चल रहा था इनके एक्शन की वजह से ये
ये टाइम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। द एंटायर कंट्री वॉज एनगल्फ्ड विद chaos एंड मिजरी। आगे कुछ जायंट्स बोलते हैं इस कैसल में जो प्रिंस पैदा हुआ उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसकी मॉम ने ऐसा बोला। तो वहां पर जायंट्स बोल रहे थे कि वो कर्स है और वो जायंट्स चले जाते हैं ईडा और हजरुद्दीन को मारने के लिए। डेस्परेट जायंट उनके सामने जाके बोलते हैं कि तेरे भाई की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसके कर्स ने इस कंट्री को पूरा खत्म करके रखा है। आगे लोकी तक तो वो लोग पहुंच नहीं पा रहे थे बट हजरुद्दीन यहाँ पर था। आगे जायंट बोलता है एज एस एल्डर ब्रदर तुझे अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आगे जान हजरुद्दीन को मारने वाला था बट वहां पर ईडा आ जाती है, बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, हजरुद्दीन बहुत क्यूट है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस क्यों करेगा। शिव सिंह हजरुद्दीन को बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग जायंट। वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे बट ये जायंट इमीडिएटली अपने सोर्ड के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। बट इमीडिएटली वहां पर किंग हरल्ड आ जाता है और उसको एक सिंगल पंच देके गिरा देता है और उन लोगों को बचा लेता है। किंग हरल्ड को देख के ईडा हजरुद्दीन रोने लगता है। वहां पर किंग हरल्ड सब लोगों को बताता है ब्रदर्स तुम लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। आगे किंग हरल्ड को एल्फ में वापस आते हुए देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे किंग हरल्ड से हम लोगों को पता चलता है लोकी के बर्थ का न्यूज किंग हरल्ड ने सुन लिया और इसी के साथ एल्फ में इतना सब कुछ जो चल रहा है ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने सुना बट वो एल्फ से दूर थे। वो एल्फ को बाकी सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। हमको आगे पता चलता है बाय द टाइम किंग हरल्ड की मेहनत से बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज ऑलरेडी एल्फ के अलायंस बन चुके थे और एल्फ में इतना सब कुछ चल रहा है ये सुन के उन लोगों ने बिना कुछ बोले टॉन्स ऑफ सप्लाईज फूड सारे चीजों से उनका शिप पूरा भर दिया। समझ रहे हो एल्फ के बुरे टाइम में बाकी सारे अलग अलग कंट्रीज के इंसान काम आ रहा है। किंग हरल्ड की जो मेहनत है एल्फ के साथ बाकी दूसरे कंट्री का कनेक्शन एक कनेक्शन यहाँ पर काम आ जाता है। हम तो देखते हैं एवरी सिंगल शिप वाज फिल्ड विद सप्लाईज एंड फूड और ये सारे फूड सप्लाईज लेके वो एल्फ में आ जाता है। एट द टाइम ये सब कुछ एल्फ के लोगों के लिए एक हेवन जैसा था बिकॉज यहाँ पर डिजास्टर चल रहा था। किंग हरल्ड आगे एल्फ के लोगों को बताता है इंसान साइज में छोटा हो सकता है बट उनका विल नहीं। आगे किंग हरल्ड बताने लगता है हमारे जितने अलाइड नेशंस हैं उन्होंने अपना पूरा ट्राई किया ताकि एल्फ के जायंट्स भूखे ना रहे। आगे तो हम लोग देखते हैं एल्फ के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, रोने लगता है, सेलिब्रेट करता है, खाने लगता है। वो लोग बोलते हैं जितने लोगों ने हमारी मदद की जो इंसान वहां पर है वो इंसान अगर कभी एल्फ में आए तो हम लोग उनकी मदद जरूर करने वाला है। आगे सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों को पता चला है लोकी की मॉम क्वीन एस्ट्रिड एक अननोन डिजीज की वजह से मर जाती है बट वो मरते टाइम भी लोकी को कर्स करती हुई गई। उन्होंने बोला लोकी एक एक्सर्स्ड प्रिंस है जो पूरे नेशन को डुबाने वाला है। उन्होंने अपने फाइनल ब्रीथ तक लोकी को अपना बेटा मानने से मना कर दिया। अब वहीं पर इस फनल के बाद हम लोग देखते हैं किंग हरल्ड लोकी के आंखों को कपड़े से ढक देता है तो यहाँ से लोकी अपने आंखों को ढकना स्टार्ट किया। आगे हमको पता चला लोकी की मॉम के स्ट्रॉन्ग बिलीव के कारण जो एल्फ के लोग हैं वो भी मानने लगे जो लोकी है वो एक एक्सर्स्ड प्रिंस है और उसका प्रेजेंस एल्फ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे किंग हरल्ड के पास लोकी था, वहां के जायंट्स बोलने लगते हैं किंग हरल्ड को लोकी पैदा हुआ एक कंडीशन के साथ जो उसके आंखों को अफेक्ट करता है। आगे किंग हरल्ड तो बहुत ज्यादा ट्राई करता है बट लोकी वहां पर स्माइल नहीं करता। तो किंग हरल्ड आगे बताने लगता है मैं समझता हूँ उसकी मॉम बस अभी मर चुकी है तो वो स्माइल करेगा भी कैसे। आगे हमको बताया जाता है लोकी पैदा होने के कुछ महीने बाद ही लोकी हैड गिवन अप ऑन लव, प्यार के ऊपर उसका भरोसा ही चला गया था ब्रो। आगे इन सब के बाद हम लोग देखते हैं एल्फ का कंडीशन थोड़ा बेटर होने लगता है। किंग हरल्ड काम करना स्टार्ट कर देता है एल्फ को और बेटर करने के लिए। किंग हरल्ड बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे एल्फ को और भी ज्यादा अपग्रेड करने के लिए। और इस पूरे टाइम किंग हरल्ड वाज सो बिजी कि लोकी के ऊपर उन्होंने ध्यान रख ही नहीं पाया और दैट रीजन उन्होंने एस्ट्रिड के भाई को रख लिया लोकी के पर्सनल टेक केयर करने के लिए। आगे हम लोग देखते हैं हजरुद्दीन की मॉम ईटा अंडरवर्ल्ड में एक बार ओपन कर लेती है। हमको पता है अंडरवर्ल्ड बहुत डेंजरस है बट वहां पर जो कोस्ट लाइन है वो डेंजरस जगह को सेपरेट कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो लोग वहां पर खुश थे और आगे 7 साल का एक टाइम स्किप होता है, मतलब करंट टाइमलाइन से 56 साल पुरानी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। पर हम लोग देखते हैं किंग हरल्ड जरूल के घर पे आता है, वहां पर वो लोग डिस्कस करने लगता है। जरूल पूछता है रिवेरे के बारे में, रिवेरे में एक इंसिडेंट हुआ है और वहां पर किंग हरल्ड भी था। पर आगे किंग हरल्ड से हम लोग को पता चलता है किंग हरल्ड को डायरेक्ट इनविटेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट से मिला नहीं था ब्रो। किंग हरल्ड का एक फ्रेंड है जो वन ऑफ द इनवाइटेड किंग में से एक था तो वो वहां पर किंग हरल्ड को अपना बॉडीगार्ड बना के लेकर गया। पर किंग हरल्ड अपने आप को कवर करके रखा था, उसको सवाल करना था बट वहां पर सवाल करने के लिए अपने कवर को हटाना पड़ेगा। फॉर दैट रीजन वो कोई क्वेश्चन कर नहीं पाया। बट आगे हमको पता चलता है किंग हरल्ड रिवेरे में पकड़ा जाता है बट वहां पर बच जाता है बिकॉज एक इंसिडेंट हो जाता है। इंसिडेंट मतलब ज़ेबेक का इंसिडेंट, इसके बारे में बाद में आता है बट इससे पहले जरूर बोलता है हरल्ड क्या तुमने गरीला वॉरहैमर कंपनी की कहानी नहीं सुना। आगे किंग हरल्ड के तो हमको पता चलता है गरीला वॉरहैमर कंपनी एक ग्रुप है जहां पर मोर देन 100 जायंट्स हैं। नॉर्मल जायंट्स के साथ एंशिएंट जायंट्स भी वहां पर मौजूद है और वो सारे जायंट शिप राइटर्स थे। तो ये सब कुछ बोलती है हरल्ड बोलता है मुझे तो लगा था वो सब कुछ एक कहानी है, एक मिथ है, वो सच नहीं है। बट आगे जरूर कंफर्म करता है कि नहीं वो लोग एग्जिस्ट करते थे।
वो सब लोगों ने बहुत दूर तक ट्रेवल किया, बहुत लंबे टाइम तक ट्रेवल किया एल्बफ को लेटर भेजने के लिए। उनका फाइनल लेटर जरूल ने खुद रिसीव किया और उस लेटर में लिखा था वो सारे के सारे जायंट्स एक साथ कैप्चर्ड हो चुके थे। अगर जरूल बोलने लगे तुम विश्वास कर सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स को प्रिजन में लिया गया और उनमें से एंशियंट जायंट्स भी थे। और इसी बैकग्राउंड में हम लोगों को जायंट्स को दिखाया जाता है ब्रो। और ये बहुत ही पुराने टाइम का स्टोरी है। हम लोग को पता है जरूल की उम्र 400 साल से भी ज्यादा है। जरूल इज हियर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और ये जो जायंट है वो भी बहुत ही पुराने टाइम से बिलोंग करता है। और बैकग्राउंड में ये सारे जायंट्स को देख के शायद तुम लोगों को कुछ याद आना चाहिए ब्रो। चलो इसके बारे में बाद में आता है। अगर हरल बोलता है कि इसका मतलब इन सबके पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ था, तो आगे जरूर बोलते कि इसमें कोई डाउट नहीं है। एक टाइम में उन लोगों ने एक मैसिव फोर्स ऑफ एनिमी को फेस किया था, बट हाउएवर हिस्ट्री के एक सर्टेन पॉइंट में वो लोग एकदम डीप पानी के नीचे डूब चुका है। समझ रहे हो भाई? और ये बहुत ही पुरानी बात है, यहाँ से पता चल जाता है बहुत कुछ रिवील होना बाकी है ब्रो। वेगापंक के स्पीच के चलते भी हम लोगों ने देखा, वेगापंक ने बोला जो एंशिएंट किंगडम है वो पानी के नीचे है। द एंशिएंट किंगडम वाज द एनिमी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, इमोसामा फॉर श्योर। अगर जरूर हरल को बोलने लगता है तुम जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जोड़ने के बारे में सोच रहे हो, जो कंट्रीज है उनको फ्री करने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा जो आइडिया काम नहीं कर रहा ना, इसके पीछे डीपर रीजन हो सकता है। अगर जरूर ये भी बताता है इन सब के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बट इसके पीछे रीजन कुछ और हो सकता है। अगर जरूर बोलता है ये र्यूमर हो सकता है, बट मैंने एक स्टोरी सुना कि जायंट के पूरे आर्मी को कहीं पर फ्रीज करके रखा गया। अगर जरूर बोलने लगता है ऐसा लगता है जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो किसी के लिए एनिमीज है। अब चलिए पर हम लोग थोड़ा टाइम लेके ये गरीला वॉरहैमर कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये जो नाम है, ये नाम के साथ वाटर 7 वो जो नाम है ना गलीला कंपनी, उसके साथ मैच हो जाता है। वो लोग भी शिपराइट्स है और यहाँ पर ये जायंट्स भी शिपराइट्स है और वो जायंट्स बहुत ही पुराने टाइम से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से सिनेरियो को हम लोग देखें तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं मे बी दोस जायंट्स बिल्ट वाटर 7। ये जिसका यूनिक स्ट्रक्चर है, ऊपर से जो ऊपर फाउंटेन देख रहा है, ये सब कुछ शायद फॉर्मर गरीला वॉरहैमर कंपनी के एंशिएंट जायंट्स ने शायद बनाया। एंड विद दोस एंशिएंट जायंट्स आर द वंस जिन्होंने ओरिजिनली प्लूटन को कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके बारे में फ्रैंकी बात कर रहा था कि ये प्लूटन को इंसानों ने बनाया। नहीं भाई, इंसानों ने नहीं बनाया, जायंट्स ने बनाया। एक ग्रुप ऑफ जायंट्स, अपन नॉर्मल जायंट्स के साथ एंशिएंट जायंट्स और ये शिपराइट्स है। और ये जो वाटर 7 में गलीला कंपनी है, ये नाम शायद एंशिएंट जायंट क्लान का था, जो शायद एक टाइम पे यहाँ वाटर 7 में रहते थे। और जल के कन्वर्सेशन को तो हमको पता चला गलीला कंपनी के एंशिएंट जायंट्स ने एक लेटर दिया था जहाँ पर उन्होंने बोला कि उन लोगों को कैप्चर कर लिया गया। जल के पर पक्का भरोसा है कि उन लोगों को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कैप्चर किया। प्लस जरूर ने एक रूमर सुना एक ग्रुप ऑफ जायंट्स को कहीं पर फ्रीज करके रखा था और यहाँ पर हम लोगों ने पंख हजार्ड में देख के रखा है, ग्रुप ऑफ जायंट्स को कैप्चर करके रखा था। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड को अगर हम लोग ठीक से देखें, यहाँ पर जो जायंट्स है और यहाँ पर जो पंख हजार्ड वाला सिनेरियो है 100% मैच हो जाता है। ओडा इज एब्सोल्युटली गॉड फॉर दिस। इट्स क्रिस्टल क्लियर कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों ने ये काम किया है। उन्होंने ये टैलेंटेड शिपराइट्स को उठा के पंख हजार्ड में फ्रीज करके रखा है इतने लंबे टाइम से, बिकॉज दे आर द वंस हु ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एंशिएंट वेपन प्लूटन। अब इतने टाइम पहले इतने सारे जायंट्स को एक साथ कैप्चर कैसे किया, फ्रीज कैसे किया, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर इमो का पावर बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। बस हंड्रेड्स ऑफ जायंट्स जो पावर है बहुत ही अलग लेवल पर है, उनको इमो छोड़ के और कोई पोजेस कर नहीं सकता है ब्रो। एंड यू में आस्क मी अ क्वेश्चन कि भाई उन लोगों को मार क्यों नहीं दिया, फ्रीज करके प्रिजर्व करके क्यों रखा गया? द रीजन इज ऑब्वियस, उनके डीएनए को यूज करना और यूज करके वेपन बनाना। ऐसा ही तो वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले करता है ना, इट्स सिंपल। ऊपर से पंख हजार्ड के जिस रूम में जहां पर सारे फ्रोजन जायंट्स थे, उसके गेट में हम लोगों ने एंशिएंट जायंट का सिंबल भी देख के रखा है, which is clear for us कि ये सारे के सारे एंशिएंट जायंट्स ही है। यहाँ पर हम लोग फ्रीजिंग स्टफ के बारे में बात कर ही रहे तो मैं तुमको यहाँ दिला देता हूँ once again। इमो ने भी स्ट्रॉ हेड को फ्रीज करके रखा था, जायंट स्ट्रॉ हेड को। यहाँ पर फ्रीज क्यों करके रखा ये भी जानने वाली बात है। इमो ने यहाँ पर जो फ्रीज करके रखा था, यहाँ पर जो एंट्री लिया था मांगा में, एक अलग ही जगह था, अलग ही रूम है जो पूरा फ्रीजिंग है। यहाँ पर फ्रीजिंग प्रिजर्व करने वाले सिनेरियो से पता चल जाता है इट्स इमोस डूइंग। अभी मुझे सबसे जानने का मन है कि इस रूम के अंदर और ऐसे कौन सा चीज है जो फ्रीज करके रखा है इमो ने एंशिएंट टाइम से। आगे सबके बाद हम लोग लोकी का सिनेरियो देखते हैं। लोकी का हार्ड लाइफ यहाँ पर खत्म नहीं होता है, उसकी मॉम तो मर चुकी है, बट उनका जो भाई है वो लोकी का ध्यान रख रहा है और वो लोकी को बहुत ही गलत वे में ट्रीट कर रहे थे। देयर ही वाज सेइंग कि तेरी वजह से मेरी बहन मर चुकी है, तेरी वजह से फॉर्च्यून ऑफ हॉर्स मर चुका है, ये सब कुछ वो सुनाता हुआ आ रहा था। बट एक दिन हमको पता चलता है इस बंदे का बॉडी रियल ऑफ डेथ में पाया गया। इसका मतलब लोकी ने इसको टपका दिया एक टाइम में जाके। यहाँ पर ओडा सनसन लोकी की ग्रोथ, उसकी जर्नी बहुत ही अच्छे से दिखाया। आगे हमारे सामने फिर से 8 साल का टाइम स्किप होता है, मतलब करंट टाइमलाइन से
48 ईयर्स अगो। हमको पता चलता है एल्बफ अभी बहुत सारे अलग अलग नेशन के साथ मिलके काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। किंग हरल आगे बताता है उनका ड्रीम है बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज तक भी पहुंचना, उनके साथ दोस्ती करना, ताकि लोग एल्बफ के जायंट्स को हर जगह स्वागत करें। अब वहां पर तो एल्बफ का हाल बदल चुका है, डेवलप हो चुका है। इसी के साथ किंग हरल से सब लोग खुश है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं हजरुद्दीन और लोकी के बीच में पंगा। लोकी लिटरली जायंट बीस्ट को गांव में छोड़ देता है और बोलता है कि जितने कमजोर लोग हैं उनको मार दो, बिकॉज एल्बफ एक कमजोर वॉरियर की कोई जरूरत नहीं है। बीस्ट लोकी के ऊपर अटैक कर रहे थे, लोकी सब कुछ तोड़ रहा था और वहीं पर हजरुद्दीन आ जाता है लोकी को रोकने के लिए। हजरुद्दीन बोलता है मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ किया, तू सब कुछ खराब कर रहा है। लोकी तो बोलता है किंग हरल्ड एक डंप है जो इंसेक्ट्स मतलब इंसानों के साथ मिलके काम कर रहा है। हजरुद्दीन तो आगे गुस्सा हो जाता है और बोलता है तू साइज में बड़ा है तो ज्यादा मत बोल। और वहीं पर लोकी हजरुद्दीन को मारने लगता है और बोलता है व्हाट डू यू मीन ज्यादा मत बोल, आई एम प्रिंस। अब लोकी तो हजरुद्दीन को मारता हुआ जाता है, मारने लगता है और वहां पर मारने के बाद साइड पे खड़ा हो जाता है। वहीं पर जड आ जाती है, बाकी सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, सब लोग मिलके हजरुद्दीन को ट्रीट करने लगता है। तो देखिए लोकी को थोड़ा बुरा लगता है कि उसके इतने सारे फ्रेंड्स है बट लोकी के पास कोई भी नहीं है। अगर लोकी तो बोलने लगता है तुम सब लोग बहुत कमजोर हो, बेकार हो, तुमको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। लोकी हजरुद्दीन को बोलते तेरे मॉम की ब्लड की वजह से ये सब कुछ हुआ। वहीं पर सारे जायंट गार्ड्स आ जाते हैं और लोकी को बोलते हैं यंग मास्टर आप किंग के बेटे को मत मारिए। लोकी भड़क जाता है और बोलता है वो प्रिंस नहीं है, मैं यहाँ पर प्रिंस हूँ, और उनको मारने लगता है। आगे सिनेरियो बहुत बढ़िया। लोकी रियलाइज करता है उसके पास कोई भी नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो लोकी आगे लिटरली हेवन वर्ल्ड के ऊपर से अंडरवर्ल्ड में जंप करता है सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए। बट ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी वो मरता नहीं, वहां पर वो पड़ा रहता है और रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि फक आई कांट इवन डाई, मैं मर भी नहीं सकता हूँ। तुम समझ रहे हो इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतना ही ज्यादा सफर किया है कि वो सुसाइड करने तक चला गया। वो ऊपर से नीचे गिर गया मरने के लिए, बट वो मर नहीं पा रहा है, जस्ट लाइक कायदो। बड़े से पैनल के साथ आगे जो एडिटर बोलता है ना, लोकी स्प्रेड पेन एंड डिस्ट्रक्शन बट नथिंग ही डिड फिल्ड द होल इन हिज हार्ट। दिस लाइन वाज सो डीप। आगे लोकी तो वहां पर पड़ा था और वहीं पर हम लोग देखते हैं रॉक्स पायरेट्स आ जाता है और लोकी को देख के बोलता है हाँ यहाँ पर एक जायंट का बच्चा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली एल्बफ है। पर हम लोग देखते हैं शीकी व्हाइट बियर्ड लोकी को देखते हैं और शीकी बोलता है इस बंदे की शक्ल तो एक डेविल जैसा है। वहीं पर व्हाइट बियर्ड बोलता है मुझे पता है ये जायंट है बट ये जायंट के साइज के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। आगे वो लोकी को पूछता है तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो। यहीं पर हम लोग ये एपिक डबल स्पीड देखते हैं जहाँ पर हम लोग रॉक्स पायरेट को देख रहे हैं और रॉक्स दी ज़ेबिक को देख रहा है। उसका फेस रिवील यहाँ पर हो जाता है। दिस मैन लुक्स टेरिफाइंग। पैनल में हमको पता चलता है आज से 8 साल पहले किंग हरल्ड रिवेरिया में ज़ेबिक के साथ मिला था और ज़ेबिक ने वहां पर अकेले एक एडमिरल को मार दिया और आगे चल के बिना कोई ट्रेस छोड़ के वो वहां से निकल भी जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद ज़ेबिक को वांटेड मैन घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ उसके सर पे एक मैसिव बाउंटी लगाया जाता है। अब इसी एंट्री के साथ ज़ेबिक लोकी को बोलता है कि बच्चे मैं यहाँ पर तुझे 2 सवाल करूंगा और दोनों सवालों का जवाब मुझे हाँ सुनना है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय जो ना सुनना चाहता। अगर ज़ेबिक पूछता है ये जायंट का लैंड एल्बफी है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमको यहाँ पर हरल्ड मिलने वाला है ना। इसी पैनल के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और यहाँ पर एडिटर लिटरली लास्ट में बोलता है द लेजेंड इज हियर। समझ रहे हो। नीचे वहां पर लिखा आता है द फ्यूचर कैप्टन ऑफ रॉक्स पायरेट एंड द फादर ऑफ एम्पायर ब्लैकबियर्ड। ब्रो इतना मैसिव रिवील एक सिंगल चैप्टर के अंदर। ओडा सनसन यहाँ पर कुक नहीं किया भाई, सब कुछ जला दिया एकदम। यहाँ पर तो चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। ज़ेबिक यहाँ पर एल्बफ में आ चुका है, हरल के पास जा रहा है, इंटरेक्ट करेगा और हम लोगों को पता चलेगा लोकी ऐसा क्या देखा ज़ेबिक के अंदर जिसके बाद वो ज़ेबिक को ज्वाइन करना चाहा। प्लस वी आर गोना सी मोर ऑफ ज़ेबिक स्टोरी ब्रो। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। प्लस ज़ेबिक का पावर देखने को मिल जाए ना, मजा आएगा। भाई मुझे पर्सनली ज़ेबिक के बारे में बहुत कुछ जानना है। सिंगल हैंडली एक एडमिरल को खत्म करना इज अ बिग फेट एंड बिना कोई डाउट के ज़ेबिक वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द ओल्ड जनरेशन, मोर पावरफुल देन रॉजर हिमसेल्फ। नो वंडर उसको हराने के लिए बहुत रॉजर, पायरेट्स, मरीन्स, गार्ड सब लोग एक साथ अलायंस बन चुके थे। जैसे कि ब्लैकबियर्ड का वहां पे तो हो सकता है कि ज़ेबिक के पास जो डेविल फ्रूट है वो ब्लैकबियर्ड का पावर ही है। बाद में जाके ब्लैकबियर्ड इस डेविल फ्रूट को लिया और लेने के बाद व्हाइटबियर्ड को बिट्रे कर दिया। आयरॉनिकली हम लोगों ने ज़ेबिक सन एंड रॉजर सन का बैटल भी देख लिया और इसी के साथ बहुत रॉजर सन एंड ज़ेबिक सन वाज इन द सेम पायरेट क्रू, वो भी व्हाइटबियर्ड के अंडर में थे। एंड बहुत सारे लोग व्हाइटबियर्ड को स्लैम कर रहे थे कि भाई इतना बढ़िया एम्पायर होने के बाद, इतना बढ़िया कैरेक्टर होने के बाद भी उसको पता कैसे नहीं चला कि ब्लैकबियर्ड ज़ेबिक का बेटा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है व्हाइटबियर्ड को पता था बट स्टिल ही डिडंट केयर मच। जैसे एस के केस में किया कि रॉजर का बेटा है बट स्टिल उसको अपने शिप में लिया। एस ने तो बोला था कि मेरा बाप आपके दुश्मन थे बट ऐसा क्यों कर रहा है। व्हाइटबियर्ड ने क्या बोला कि तुम्हारे बाप के साथ प्रॉब्लम है तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगा, ऐसा तो नहीं है ना। व्हाइटबियर्ड ने क्लियरली बोला था नो मैटर हु योर फादर इज, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सी। यहाँ से पता चल जाता है ज़ेबिक का बेटा होने के बाद भी शायद व्हाइटबियर्ड ने
ब्लैक बियर्ड को रख लिया था। एक साइड से बोलना तो पड़ेगा भाई ओडा सेंसर डिड डर्टी टू व्हाइट बियर्ड बिकॉज इन दोनों को उसने अपने शिप में रख अपना बेटा समझा। दिस टू वर द रीजन कि व्हाइट बियर्ड आज मर चुका है। पर हमको पता है ज़ेबेक का एम था पूरी दुनिया का राजा बनना, वो तो मर चुका है। जितना हमारे सामने भी बताया जा रहा है वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया, बट इस सपने को ब्लैक बियर्ड कैरी कर रहा है। ब्लैक बियर्ड ने क्या बोला था, मैन्स ड्रीम नेवर डाई, बंदे का सपना कभी नहीं मरता है। तो वो अपने बाप के सपने को कैरी कर रहा है। फॉर दैट रीजन वो अपने शिप का नाम रखा सेवर ऑफ ज़ेबेक। अपने बाप का बदला लेने के लिए रॉजर के बेटे को खत्म किया, गार्प को कैप्चर कर लिया और अभी उसका सपना भी हमारे सामने रिवील हो चुका है। द वर्ल्ड जो उसे क्रूमेट ने क्लियरली बता के रखा है, वो पूरी दुनिया को चाहता है, पूरी दुनिया का राजा बनना चाहता है ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड ने आज तक कभी बोला नहीं उसको वन पीस चाहिए, नेवर। तो ब्लैक बियर्ड का वैसा बिल्डअप है जो उसको ऑलरेडी एक फाइनल विलन फ्यूचर में बना सकता है। आगे तभी के लिए बहुत कुछ रिवील होना बाकी। ज़ेबेक की स्टोरी कंटिन्यू होगी, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या आता है। अभी के लिए अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दो। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। और ट्यूसडे को मैं लेकर आ जाऊंगा न्यू स्पॉइलर। तब तक के लिए चाहो तो मेरे ज़ेबेक ब्लैक बियर्ड के ऊपर फुल डिस्कशन वीडियो देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।